किसी भी कंपनी को अपने अकाउंट्स बनवाने के लिए उसका पहले अकाउंट्स हमने बात की कि कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करती है। अकाउंट्स मेंटेन करती है कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई कंपनी को ये बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या है, कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी को इन अकाउंट्स की, जो कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, इन अकाउंट्स की ऑडिट भी कराएगी। इन अकाउंट्स की ऑडिट भी कराएगी बाय दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाय दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी क्या करेगी, ऑडिट करवाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो ऑडिट के प्रोविजंस हैं, वो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 139 टू सबसेक्शन और सेक्शन 148 तक दे रखे हैं। सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 तक कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिटिंग के प्रोविजन दे रखे हैं। और इसके साथ हम रूल भी पढ़ेंगे। रूल कौन से हैं? कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। ऑडिट होता क्या है? ऑडिट होता क्या है वो बात कर लेते हैं। ऑडिट बच्चों क्या होता है? चेकिंग करना, एग्जामिनेशन करना। इट इज एन एग्जामिनेशन। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसका? या चेकिंग किसकी? किस चीज की चेकिंग? अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अकाउंट्स की चेकिंग करना। किस पर्पस के लिए? टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस of the transactions, to check the correctness of the transactions in the accounts। अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो करेक्ट है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या कराई जाती है? ऑडिट कराई जाती है। ऑडिट कराई जाती है। क्लियर है? ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि भाई चेक करना एरर है या नहीं है, चेक करना, प्रिवेंट करना कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं, नहीं हुआ, इस चीज को चेक करना, अगर हुआ है तो उसको रोकना। क्लियर है? समझ आई? हाँ जी, ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं। ऑडिट होता क्या है? ऑडिट क्या होता है? चेक करना अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए चेक करना? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द अकाउंट्स। और उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिटेक्शन, टू चेकिंग ऑफ फ्रॉड, टू चेकिंग ऑफ एरर, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। क्लियर है? बढ़ते हैं। एग्जाम ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन of accounting record undertaken with a view to establish the correctness or otherwise transaction reflected therein। ऑडिट जो होती है, एग्जामिनेशन होता है, चेकिंग होती है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी की, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। और किस लिए की जाती है? विद अ व्यू टू स्टैब्लिश करेक्टनेस। करेक्टनेस की भाई जो अकाउंट्स बने हैं वो सारे के सारे ठीक बने हैं और इसमें किसी तरह की ऐसी कोई ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इट इन्वॉल्व इंटेलिजेंट स्क्रूटनी। क्या होता है? इट इन्वॉल्व इंटेलिजेंट स्क्रूटनी। इसके अंदर क्या होता है? इंटेलिजेंट स्क्रूटनी होती है ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी with reference to the documents, voucher and other relevant record to ensure that the entry made therein give a
ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। भाई क्या है, इट इज अ एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द ऑब्जेक्ट ऑफ द डूइंग ऑडिटिंग इज टू prevent the error detection and prevent of error detection and prevent of fraud, detection prevent of error detection prevent of fraud। समझ आ गया क्या मीनिंग होता है ऑडिटिंग का? ऑडिट क्या होती है? एग्जामिनेशन करना, एग्जामिनेशन करना ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और एग्जामिनेशन किस लिए किया जाता है? टू चेक द करेक्टनेस of the accounting transaction, accounting to check the correctness of the accounting transaction, accounting transaction, accounting transaction। Audit is done by the, audit is done by the chartered accountant। किसके द्वारा की जाती है? chartered accountant, statutory auditor, the statutory auditor of the company। Auditor is done by the chartered accountant, that is chartered accountant, that is the statutory auditor of the company, statutory of the company, that is statutory auditor of the company। क्लियर है? आगे बढ़े। स्क्रूटनी का मीनिंग होता है प्रॉपर चेकिंग करना, अच्छे से जांच पड़ताल, प्रॉपर अच्छे से चेकिंग करना, स्क्रूटनी करना, ठीक है, चेकिंग करना प्रॉपर, हाँ चेकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब केस लॉ की बात करते हैं। केस लॉ होता क्या है? इन केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल वर्सेस किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी, ये केस क्या है? इसमें क्या कहता है? इसमें इस केस के अंदर क्या बोला जा गया है? इन केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स, ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव or to approach his work with the foregone conclusion that there is something wrong, there is something wrong। मतलब क्या है? जो ऑडिटर है he is not bound to be detective, he is not bound to be a detective or to approach his work with the foregone conclusion that there is something wrong, he is a watchdog। देखो मतलब उसकी जो वो होती है, एक ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर की अप्रोच जो होती है वो कोई डिटेक्टिव अप्रोच नहीं होती, मतलब कि डिटेक्टिव अप्रोच नहीं होती, ऑडिटर की डिटेक्टिव अप्रोच नहीं होती, मतलब वो नेगेटिव चीजें नहीं कंसीडर, मतलब उसका काम जो होता है नेगेटिविटी निकालना नहीं होता, उसका काम जो है ही इज अ वॉचडॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। वॉचडॉग मतलब टेक केयर करने वाला, उसको टेक केयर करने वाला बोला जाएगा। ऑडिटर जो है कोई डिटेक्टिव नहीं है, मतलब कि भाई उसकी अप्रोच जो है वो नेगेटिव साइड से नहीं है, नेगेटिव नहीं है कि नेगेटिव निकालना चीजों की चेकिंग वो नेगेटिव निकालने के लिए नहीं करेगा, वो ये देखने के लिए करेगा कि कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ, बस भाई वॉचडॉग है, देखेगा कि अच्छे से सब कुछ रिकॉर्डेड है या नहीं है, but not a bloodhound। He is justified in believing the servant of the company in whom the confidence is placed by the company। उसके बाद क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वर्सेस पीके मुखर्जी, वो क्या कहते हैं? ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन द अकाउंट्स मेंटेन बाय द डायरेक्टर विद अ व्यू टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो क्या होता है, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर के हाथ में होती है। कंपनी की मैनेजमेंट जो होती है वो किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। और कंपनी की ओनरशिप किसके हाथ में होती है? शेयर होल्डर के हाथ में होती है, शेयर होल्डर के हाथ में होती है।
अब क्या है, जैसे डे टू डे ऑपरेशन सारे के सारे कौन देखते हैं? डायरेक्टर। मैनेजमेंट को कौन देखते हैं? डायरेक्टर। उसके बाद जो जितने भी काम होते हैं डायरेक्टर की उससे होते हैं सारे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, सारे अकाउंट्स डायरेक्टर मेंटेन करते हैं। अकाउंट जो होता है डायरेक्टर की डायरेक्शन से मेंटेन किए जाते हैं। तो उनको शेयर होल्डर तक दिखाने के लिए, जब शेयर होल्डर को दिखाया जाएगा तो उनकी प्रॉपरली पहले ऑडिटर क्या करेगा? चेकिंग करेगा कि भाई सही ये अकाउंट्स हो सकते हैं, क्या पता इसने नकली अकाउंट्स बनाए हो, कर बना किया कुछ और है, खर्चा कुछ और किया है, दिखा कुछ और रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई उसके लिए कि भाई शेयर होल्डर जो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं उनके पास जो अकाउंट्स बने हैं वो प्रॉपर अकाउंट्स जाने चाहिए कि भाई जहां आपने खर्चा किया वही पैसा वही खर्चा आपने दिखा रखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा आप लगा तो अपने पर्सनल बेनिफिट में रहे हो बट दिखा रहे हो कि भाई यहाँ खर्चा हुआ है कंपनी के काम में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज के लिए क्या कहा है कि इन अकाउंट्स की ऑडिटर क्या करेगा? अच्छे से चेकिंग करेगा। क्लियर है? थर्ड पोजीशन, ऑडिटर आर नॉट एडवाइजर। In case of London and General Bank, auditor are not advisor. It is not a part of auditor's duty to give advice either to the director or to the shareholder as to what they ought to do. मतलब इसका काम जो होता है सिर्फ चेकिंग करना होता है। इसका काम जब ये ऑडिटिंग वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है हैज अ ऑडिटर, जब ये ऑडिटिंग वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो सिर्फ इसका काम होता है चेकिंग करना। चेकिंग करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की क्या करना? चेकिंग करना। उस टाइम पे इसका रोल कोई एडवाइजर की तरह नहीं होता। जो इसका रोल होता है, रोल इज नॉट एज एन एडवाइजर। एडवाइजर की तरह इसका कोई रोल नहीं होता। क्लियर है? रोल इसका कोई एडवाइजर की तरह नहीं होता। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कौन ऑडिटर बन सकता है। अगर मैं सेक्शन इसकी बात करता है, सेक्शन 141, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की भाई क्या है, ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या योग्यता, क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन किस चीज के लिए? ऑफ ऑडिटर। ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की एजुकेशन, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी वो बात कर लेते हैं। सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 of the act prescribe the following eligibility and qualification of the auditor। ऑडिटर की क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होगी वो बात करते हैं। ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फर्म, एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर फर्म where majority of party practicing in India are chartered accountant can be appointed as an auditor। तो पहली चीज कौन होगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। या तो वो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, अकेला हो सकता है एज ए सोल प्रोप्राइटर, या एज ए पार्टनरशिप फर्म जो कि प्रैक्टिस में है इंडिया में, जो कि क्या है? प्रैक्टिस में है इंडिया में। या तो इंडिविजुअल हो सकता है या फर्म हो सकती है, और विच आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो क्या बन सकते हैं? तो वो क्या बन सकते हैं? ऑडिटर बन सकते हैं। तो वो ऑडिटर बन सकते हैं, वो एलिजिबल है एज एन ऑडिटर। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, वेयर फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पर एक फर्म
सीए फर्म या फिर उस सीए की एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, अपॉइंट होती है एज एन ऑडिटर of a company, only the partner who are chartered accountant shall be authorized to act on behalf of the firm। कि मान लो कि भाई एक फर्म है, फर्म के अंदर दो पार्टनर है, फर्म के अंदर दो पार्टनर है, मिस्टर ए मिस्टर बी, तो सिर्फ मिस्टर ए मिस्टर बी, तो क्या होगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में कंपनी के अंदर अगर कोई फर्म जो है, कंपनी के अंदर अगर कोई फर्म जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होती है, एज ए ऑडिटर अपॉइंट होती है, तो इस केस में जो इसके सीए हैं वही क्या होंगे, एलिजिबल होंगे फर्म के बिहाफ पे काम करने के लिए, एलिजिबल होंगे फर्म के बिहाफ पे काम करने के लिए। क्लियर है, डाउट क्लियर है यहाँ तक, किसी तरह से कोई डाउट? स्वेच्छा क्लियर है, जयंत क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कौन कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, बात करते हैं ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर बनने के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, ये चीज अगर नहीं हुई तो आप ऑडिटर बन सकते हैं। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट रेड विद रूल 10 प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कौन कौन? पॉइंट नंबर ए बात करते हैं। अब बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे कौन होता है, कंपनी, कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी, ये हो यहाँ पर चल सकते हैं। अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी क्या नहीं हो सकती, ऑडिटर एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का कोई ऑफिसर है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, वो भी क्या नहीं हो सकता, उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। A person who is partner or who is in employment of officer or employee of the company, मान लो कोई एम्प्लॉय है या क्या है, और कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, ठीक है ना, उसका कोई पार्टनर, उसका कोई पार्टनर, इस एम्प्लॉय का या इस ऑफिसर का कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉयमेंट में है पर्सन, तो वो भी क्या नहीं हो सकते, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। पहले 3 पॉइंट क्लियर है। पहला, या तो कोई कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, दूसरा कोई कंपनी का ऑफिसर, मतलब जिस कंपनी की ऑडिटिंग हो रही है उस कंपनी का ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय, वो अपॉइंट नहीं हो सकते। तीसरा, अगर इन ऑफिसर का कोई क्या है, पार्टनर है, वो भी क्या नहीं हो सकता, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है। पॉइंट नंबर डी, अ पर्सन हु इज, अ पर्सन हु इज और इज रिलेटिव और पार्टनर, अगर कोई पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर क्या कर रहा है, अगर कोई पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर क्या कर रहा है, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, इन इट्स सब्सिडरी कंपनी, इन इट्स होल्डिंग कंपनी और सब एसोसिएट कंपनी। ये कंपनी कौन सी है, जिस कंपनी की क्या हो रही है, ऑडिटिंग करवा रहे हैं। अगर जिस कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवा रहे हैं, अगर कोई पर्सन उस कंपनी का क्या है, होल्ड करता है, या तो वो खुद से या अपने किसी रिलेटिव के साथ या किसी पार्टनर के साथ होल्ड करता है सिक्योरिटी, शेयर्स या इंटरेस्ट इन द कंपनी, या इसकी सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, प्रोवाइडेड दैट the relative may hold security interest in the company of a face value not exceeding 1000 rupees or such sum has may be prescribed। देखो कई क्या, कोई पर्सन जो है, मान लो, मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, किसी कंपनी के अंदर कल्पना ने शेयर
क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं, उस कंपनी के शेयर उसने ले रखे हैं, या इंटरेस्ट उसने ले रखा है, या उसकी किसी सब्सिडरी कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में ले रखा है, ठीक है ना, तो वो क्या नहीं बन सकती, ऑडिटर नहीं बन सकती। या कल्पना के किसी रिलेटिव ने अगर शेयर ले रखे हैं कितनी वैल्यू से ज्यादा, उस कंपनी के 1,000 रुपए से ज्यादा, 1,000 रुपए से ज्यादा, तब भी क्या नहीं हो सकता, ऑडिटर कल्पना नहीं बन सकती। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, अगर कल्पना या उसका रिलेटिव या पार्टनर, अ पर्सन हु हिज रिलेटिव और पार्टनर इंडेप्ट टू द कंपनी, इट्स subsidiary company, holding company, associate company, or a subsidiary of such company in excess of such amount as may be prescribed। भाई क्या है, in debt to the company है, कंपनी को कोई पैसा देना है या किसी तरह से कोई लोन दे रखा है कंपनी को, तो अगर किसी तरह से कोई लोन की फॉर्म में ट्रांजैक्शन है इस पर्सन की और कंपनी के बीच में, हाँ, लोन आपस में लिया दिया है इन्होंने, तो उस केस में भी क्या नहीं हो सकता, इंडेप्ट टू द कंपनी। अगर इस पर्सन ने क्या किया है, लोन लिया हुआ है, इंडेप्टेड टू द कंपनी, कंपनी से लोन लिया हुआ है, या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो इस केस में भी क्या नहीं हो सकती, कल्पना जो कि मैं बात कर रहा हूं उसका रिलेटिव या पार्टनर क्या नहीं हो सकते, सीए अपॉइंट नहीं हो सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव या पार्टनर, जिसने क्या किया है, कोई गारंटी दे रखी है, कोई गारंटी दे रखी है, या प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी, in connection with the indebtedness of third person to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company for such amount has been prescribed। ये कह रहा है यहाँ पे कि भाई अगर किसी पर्सन ने क्या कर रखा है, कोई गारंटी दे रखी है, कोई सिक्योरिटी दे रखी है, इन कनेक्शन ऑफ द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। मान लो स्वेच्छा ने कंपनी से लोन ले रखा था, कंपनी से लोन ले रखा था, जिस कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिटिंग होनी है, मान लो जिस कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिटिंग होनी है, उस लोन के रिगार्डिंग गारंटी जो है उसके बिहाफ पे, स्वेच्छा के बिहाफ पे किसने दे रखी है, कल्पना ने दे रखी है मान लो, तो कल्पना फिर क्या नहीं बन सकती, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। क्लियर है? समझ आ गई? भाई अगर आपने कोई शेयर होल्ड कर रखा है कंपनी का, या आपने कोई लोन ले रखा है, या कोई गारंटी दे रखी है, तो उस केस में आप क्या नहीं हो सकते, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। यहां तक क्लियर है? पहले 4 पॉइंट क्लियर हैं? हाँ स्वेच्छा, क्लियर है? क्लियर है स्वेच्छा? ठीक है। अच्छा डायरेक्टर की क्या बोल रही हो, समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो वो भी बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म जो क्या करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन या फर्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी, या इसकी सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर हैज बीन प्रिस्क्राइब। किसी पर्सन का कंपनी के साथ, किसी पर्सन का कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडरी कंपनी के साथ, या उसकी एसोसिएट कंपनी के साथ, या इन सब की सब्सिडरी कंपनी के साथ अगर किसी तरह से कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो पर्सन भी सीए एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। और पॉइंट नंबर एफ, a person whose relative is a director or in employment of a company has a director or KMP, कोई भी पर्सन अगर कंपनी जिसके रिलेटिव क्या है,
कंपनी के अंदर या तो डायरेक्टर है या एम्प्लॉयमेंट में है ऑफ द कंपनी, या हैज अ डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल है, तो उस केस में भी वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर जी, पर्सन हु इज ही इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। कोई भी पर्सन जो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, elsewhere or a person or a partner of firm holding appointment as auditor, it such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 company। क्या है कि कोई पर्सन है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं पे, एल्सवेयर कहीं पे भी, या कोई पर्सन या पार्टनर ऑफ फर्म अपॉइंटमेंट क्या कर रहा है किसी ऑडिटर फर्म में, कोई मतलब क्या है, यहाँ पे दो केस है। अगर या तो कोई पर्सन जो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं पे भी जॉब कर रहा है, तो जॉब करने वाला पर्सन हैज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, या फिर कोई पर्सन है या कोई पार्टनर है किसी सीए फर्म का जो कहीं पे एज ऑडिटर अपॉइंट है, जो कहीं पर एज अ ऑडिटर अपॉइंट है, उसकी मतलब उस अपॉइंटमेंट की वजह से जो एक फर्म की जो अपॉइंटमेंट बन रही है, यहां से पढ़ते हैं, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट हैज ऑडिटर, इट सच पर्सन और पार्टनर इट हैज द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट हैज एन ऑडिटर मोर देन 20 कंपनी। मतलब कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई एक ऑडिटर 20 कंपनी से ज्यादा 20 कंपनी से ज्यादा क्या नहीं कर सकता, एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर आप 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो, ठीक है ना, 20 कंपनी में उससे उस 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो, तो तब भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, तब भी आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। क्लियर है? डाउट कोई किसी तरह का? कल्पना, डाउट? जयंत? यस जयंत, डाउट एनी? स्वेच्छा, आगे बढ़े। ओके डियर, a person who has been convicted by a court of offense involving fraud or a period of 10 years has not been elapsed from the date of such conviction। अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा काम किया जिसके करने से फ्रॉड किया है, उसने कोई ऐसा कंडक्ट कोई ऐसा काम किया है, ठीक है ना, और कोर्ट ने उसको क्या कह दिया है, फ्रॉड बोल दिया है, उस काम को क्या बोला है, फ्रॉड बोला है कि ये फ्रॉड है, और उसको अभी तक 10 साल एक्सपायर नहीं हुए, उसने कुछ ऐसा गलत कन्विक्शन की है, अ पर्सन हु हैज कन्विक्टेड, कुछ उसने ऐसा काम किया है, आरोपी, जिसको कोर्ट ने उसको क्या बोला है, आरोपी बताया है किसी ऑफेंस के लिए जिसके अंदर फ्रॉड भी इंक्लूड है। अगर उसने कोई फ्रॉड किया है तो, और अभी तक 10 साल उस ऑर्डर के उस कन्विक्शन के जो है क्या नहीं हुए, एक्सपायर नहीं हुए, तो तब भी क्या नहीं हुआ, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। वो तब भी क्या नहीं हो सकता, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। कोई सीए था, उसको कोर्ट ने फ्रॉड बोल दिया, एज अ फ्रॉड उसने कुछ फ्रॉड किया था, और अभी तक उसको 10 साल एक्सपायर नहीं हुए, 10 साल वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर उसने कोई फ्रॉड किया है तो फ्रॉड करने के 10 साल तक बाद, 10 साल तक वो क्या नहीं हो सकता, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 144 टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 144 के अंदर कुछ सर्विसेज बता रखी हैं, वो हम पढ़ेंगे। अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 144 टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी। अगर सेक्शन 144 के अंदर कोई पर्सन
सर्विस दे रहा है तो वो भी क्या नहीं हो सकता, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ये हम सेक्शन 144 के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। Where a person appoint auditor of a company incur any disqualification mentioned in subsection 3, after his appointment he shall vacate his office as an auditor and such vacation shall be deemed to be the casual vacancy in the office of auditor। मतलब क्या है, मान लो पहले जब अपॉइंटमेंट की थी तब तो वो क्या था, प्रॉपरली क्वालिफाई था, एलिजिबल था, एलिजिबल था। अपॉइंटमेंट उसकी हो गई, अपॉइंटमेंट उसकी हो गई, लेकिन बाद में उसने जो ये हमने ऊपर चीजें पढ़ी इनमें से कुछ भी कर दिया बाद में, अपॉइंटमेंट के बाद अगर उसने किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन कर दी तो उस केस में क्या होगा, उसको अपने ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, अपने ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। उसके बाद इमीडिएटली उसको अपने ऑफिस को खाली करना पड़ेगा और सच वेकेशन शैल बी डीम टू बी कैजुअल वैकेंसी, और इसको बोलेंगे वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ, खाली हो गया ना उसका ऑफिस तो इसको बोलेंगे वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। क्लियर है? देखो डिस्क्वालिफिकेशन का मीनिंग क्या है। अब जैसे आप जो थे कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो गए, ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि भाई आपका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए पहले तो ना, आपके रिलेटिव का, आप कोई कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में नहीं होंगे, या आप किसी कंपनी, आप उस कंपनी में शेयर होल्डर नहीं होंगे, या आपके रिलेटिव उस कंपनी में 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्ड नहीं करोगे, किसी तरह से कोई गारंटी आपने नहीं दी होनी चाहिए किसी थर्ड पार्टी के लोन के रिगार्डिंग, आपने कंपनी से कोई लोन नहीं लिया होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन फॉलो होती हैं तो आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो। मान लो उस टाइम पे जब आप ऑडिटर अपॉइंट हो रहे थे आपने सारी की सारी कंडीशंस जो थी वो फॉलो कर रखी थी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर था, बट बाद में जब क्या हुआ आप ऑडिटर अपॉइंट हो गए, बाद में मान लो आपने इनमें से कहीं भी फॉल कर गए आप, मतलब मान लो आप कंपनी कंपनी से आपने लोन ले लिया या कंपनी की आपने शेयर परचेज कर लिए, तो क्या हो जाओगे आप, तभी डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। क्लियर है? कंपनी से आपका किसी तरह से कोई ऐसा रिलेशन होना नहीं चाहिए। क्लियर है? आप इंडिपेंडेंट होके काम करोगे। क्लियर है? हाँ, तो ये होता है एक ऑडिटर जो काम करता है वो इंडिपेंडेंट होके काम करता है, उसका कंपनी से किसी भी तरह से कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए जिससे उसकी इंडिपेंडेंस पर अफेक्ट आके यहाँ पर चले ऑडिटर की। क्लियर है? हाँ, अगर ऐसा होता है तो तभी उसको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा, और इस चीज को क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी। क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर पढ़ते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है, बात करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की, पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कब कैसे अपॉइंट होता है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 बात करता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, या बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय दी वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, बात करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी मीन कोई भी ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल किसने कर रखा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट।
उसमें ऑडिटर कब कैसे अपॉइंट होगा? द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी। गवर्नमेंट कंपनी की जितनी भी ऑडिटर होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिटिंग होती है अकाउंट्स की, वो कौन करता है? सीएजी करता है। कौन करता है? सीएजी करता है। सीएजी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये गवर्नमेंट कंपनी के, इसके अंदर जो भी ऑडिटर होते हैं वो गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनी होती हैं, गवर्नमेंट के रिलेटेड जो ऑडिटिंग होती है वो कौन करता है? सीएजी करता है। कौन करता है? सीएजी करता है। सीएजी अपॉइंट करता है ऑडिटर। द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। समझ आ गई? The first auditor shall be appointed by the CAG within 60 days of registration of company। जब एक गवर्नमेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके 60 दिन के अंदर अंदर जो CAG है वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। इन केस CAG डज नॉट अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, द बोर्ड शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। मान लो इसको अपॉइंटमेंट हुई थी, मान लो 1 जनवरी को, सॉरी वो रजिस्ट्रेशन हुआ था कंपनी का मान लो 1 जनवरी को, तो इसको कितने दिनों के अंदर सीएजी को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था? फर्स्ट ऑडिटर कितने दिन के अंदर अपॉइंट करना था? 60 दिन के अंदर। समझ आ? 60 दिन के अंदर अंदर। मान लो कितना बन रहा है? 30 मार्च का टाइम बन रहा है, 60 दिन, ये 60 दिन बन रहे हैं। लेकिन अपॉइंट नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा? फिर सीएजी अगर अपॉइंट नहीं कर पाता तो फिर बोर्ड अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट 30 डे। नेक्स्ट 30 डे कहां से लिए जाएंगे? 30 मार्च से 30 डेज, यानी 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक बोर्ड अपॉइंट करेगा अगर सीएजी अपॉइंट नहीं करता तो। समझ आ गई? थर्ड केस, इन केस फेलियर ऑफ द बोर्ड to appoint the first auditor within the said period of 30 days, the board shall inform the member of the company who shall appoint the first auditor within 60 days at an extraordinary general meeting। मतलब क्या है? अगर बोर्ड भी अपॉइंट नहीं कर पाता तो फिर ये किसको इन्फॉर्म करेगा? कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के शेयर होल्डर को, कंपनी के मेंबर्स को या कंपनी शेयर होल्डर जो भी है उसको इन्फॉर्म करेंगे ये बोर्ड कि भाई हम अपॉइंट नहीं कर पाए, हम 30 दिन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए, तो फिर जो ये मेंबर होंगे, जो ये शेयर होल्डर होंगे, ये क्या करेंगे? ईजीएम करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेंगे, और ईजीएम होने के 60 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे। क्लियर है? गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहले ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट का सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। कितने दिन के अंदर अंदर करना होता है? 60 दिन के अंदर अंदर। कब से? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से। अगर सीएजी फेल हो जाता है, सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाता, तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। कितने दिनों के अंदर अंदर? अगले 30 दिन के अंदर अंदर। अगर ये भी अपॉइंट नहीं कर पाता तो फिर ये किसको बताएंगे? हाँ, तो फिर वो मीटिंग करेंगे, ईजीएम करेंगे, ईजीएम करने के 60 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेंगे? फिर अपना अपॉइंटमेंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर। ये तो होगी गवर्नमेंट कंपनी की बात। क्लियर है? क्लियर है जयंत? क्लियर है स्वेक्षा? आगे बढ़ते हैं। एनी अदर केस, अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, एनी अदर केस, फर्स्ट ऑडिटर जो होता है कंपनी का, उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
विद इन 30 डे फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी से अदर कंपनी की मैं बात करूं, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनी की मैं बात करूं, के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर बी, इन केस ऑफ फेलियर टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर within the said period of 30 days, the board shall inform the member of the company who shall appoint the first auditor within 90 days at a extraordinary general meeting। इसमें है 90 days। भाई अगर बोर्ड जो है अपॉइंट नहीं कर पाता, वैसे तो बोर्ड को 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, कब से, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। अगर वो नहीं कर पाते तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर्स आगे 90 दिन के अंदर अंदर ईजीएम, वो ईजीएम करेंगे और ईजीएम के 90 दिन के अंदर, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम के 90 डेज के अंदर अंदर वो क्या करेंगे, ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर?